मोर इंपॉर्टेंटली ये अंडरस्टैंड कीजिए कि इजराइल की लोकेशन क्या है। ये इजराइल यहां पर सेंट्रली लोकेटेड है और इसके चारों तरफ जो ये कंट्रीज ग्रीन में है इनको कहा जाता है अरब कंट्रीज। सबसे सरलता से बात की जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट दो धर्मों का कॉन्फ्लिक्ट है। जूज जो कि इजराइल से हैं, इजराइल एक इज अ जूइश नेशन, और अरब नेशन बेसिकली जो कि इस्लामिक नेशन है, यानी इस्लाम और जूस के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है। ये जेरूसलम में क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। अभी जो लड़ाई स्टार्ट हुई है वो जेरूसलम नाम के शहर से स्टार्ट हुई है। जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। वाई, वहां से कहां से स्टार्ट हुई है, पहले हम इसको ये समझते हैं कि आखिर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इन चीजों की। ये जो शहर है जेरूसलम, ये विश्व के 3 बड़े धर्मों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पवित्र शहर माना जाता है। इसकी जो अभी जो लड़ाई की जो जड़ है वो ये 35 एकड़ का कंपाउंड है। ठीक है, ये 35 एकड़ का कंपाउंड, ये 35 एकड़ का कंपाउंड क्रिश्चियंस के लिए भी होली है, इस्लाम के लिए भी होली है और जूस के लिए भी होली है, तीनों के लिए। और यहीं से लड़ाई स्टार्ट हुई है। अल अक्सा मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस्लाम में, और जो ये वेस्टर्न वॉल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जूइश रिलीजन के अकॉर्डिंग। जूइश रिलीजन यानी कि इजराइल का रिलीजन, और जो इस्लाम का रिलीजन है वो पैलेस्टीनियन रिलीजन हो गया। ठीक है, पैलेस्टीन का जो रिलीजन होगा वो इस्लाम का। 97% ऑफ द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन इज मुस्लिम। अब इस जो ये 35 एकड़ का जो ये एरिया है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने के बाद कि जुडाइज्म में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टेंपल माउंट और वेस्टर्न वॉल। इस पूरे एरिया को टेंपल माउंट कहा जाता है जुडाइज्म के अकॉर्डिंग, और वेस्टर्न वॉल आप यहां पर देख सकते हैं इसके यहां पर। उसके बाद क्रिश्चियनिटी के लिए चर्च ऑफ होली सेपल्चर। क्रिश्चियनिटी के लिए जेरूसलम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने पहला उपदेश जेरूसलम में दिया था। उनको क्रूसीफाई यानी उनको सूली पर जो चढ़ाया गया था वो जेरूसलम में चढ़ाया गया था, और उसके बाद जब वो रिसरेक्ट होते हैं मरने के बाद तो वो जेरूसलम में हुआ था। ऑल्सो जो जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी उसके अंदर जेरूसलम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हेंस दिस सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द क्रिश्चियंस ऑल्सो। इस्लाम के लिए इस्लाम की होली साइट्स में सबसे नंबर 1 पर आती है मक्का, नंबर 2 पर आती है मदीना, और नंबर 3 पर आती है अल अक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक। ये अल अक्सा मॉस्क इस्लाम की 3rd होलीएस्ट साइट है। ऐसी मान्यता है इस्लाम की, जो इस्लाम के पैगंबर थे मोहम्मद, वो एक दिन मक्का से जेरूसलम तक का सफर करते हैं एक घोड़े के ऊपर, उड़ते हुए घोड़े के ऊपर, और जब वो पहला कदम रखते हैं तो वो अल अक्सा मॉस्क यहां पर ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा था जेरूसलम में, और डोम ऑफ द रॉक इस जगह से बेसिकली वो सीधा जन्नत की तरफ चले गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि जहां पर धर्म इन्वॉल्व है और धर्म के साथ जहां पर जमीन इन्वॉल्व है वहां पर कितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं कहीं पर भी। ये तीनों की तीनों, ये जो सारा का सारा एरिया है, इस एरिया को, ये 35 एकड़ का एरिया जिसको जूस टेंपल माउंट कहते हैं, और मुस्लिम जो है वो उसको हराम शरीफ कहते हैं। इस पूरे एरिया के बीच में कुछ डिबेट है जिसके बारे में हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। हिस्ट्री में कैसे, सबसे पहले हम जानते हैं जूस के बारे में। ठीक है, जूस इसमें सबसे पुराना रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी 2000 साल का रिलीजन है, इस्लाम 1500 साल का रिलीजन है, और जुडाइज्म जो है वो उससे पुराना 3000 साल से भी पुराना रिलीजन है। जुडाइज्म का मानना है, जूस का मानना है कि जो उनके एक पुराने राजा हुआ करते थे सोलोमन, उन्होंने 1000 BCE यानी क्राइस्ट से 1000 साल पहले, 3000 साल पहले फर्स्ट टेंपल बनाया था इस 35 एकड़ के कंपाउंड में। पहला होली टेंपल, उनका सबसे पवित्र मंदिर जो बना था वो यहीं पर बना था। अब जो ये पहला मंदिर बना था ये बेबीलोनियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। 500 साल के बाद एक दूसरा टेंपल बनाया गया, 516 से 586 BC के पहले, यानी कि 2500 साल पहले आज से दूसरा सेकंड टेंपल बनाया गया उसी 35 एकड़ की जमीन के ऊपर। वो जो 500 साल वाला टेंपल था वो भी बेसिकली रोमन्स ने 70 AD यानी जीसस क्राइस्ट के 70 साल के बाद उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उस सेकंड टेंपल की एक दीवार बची हुई है जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जा सकता है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, अकॉर्डिंग टू द जूइश ट्रेडिशन, यहां पर उनके सबसे पवित्र 2 मंदिर थे, जिसमें से एक हिस्सा अभी जो वेस्टर्न वॉल का है वो बना हुआ है। ये हो गया हमारे लिए जूस के लिए कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं मुस्लिम्स के बारे में कि मुस्लिम्स के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मुस्लिम्स के बारे में तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फिलिस्टीन्स। ठीक है, फिलिस्टीन्स जनरली मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स और अरब नेशंस जो हैं वो फिलिस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, फिलिस्तीन को।
मुस्लिम्स की सबसे इंपॉर्टेंट और होली प्लेस है मक्का, दूसरा है मदीना और तीसरा है हराम अल शरीफ, यानी कि ये टेंपल माउंट, ये पूरा एरिया जिसको हराम अल शरीफ कहा जाता है, जिसके अंदर अल अक्सा मॉस्क है, ये मुस्लिम का थर्ड मोस्ट होलीएस्ट एरिया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मुस्लिम के जो पैगंबर हैं, मोहम्मद जो पैगंबर हैं, उनकी मृत्यु होती है 632 में, 632 AD या सी। 4 साल के बाद जो मुस्लिम्स हैं वो अटैक करते हैं जेरूसलम को और कंट्रोल इस्लाम का इस्टेब्लिश कर देते हैं पूरे के पूरे जेरूसलम के ऊपर। उनके लिए होली साइट है, उस समय एम्पायर बिल्डिंग सोसाइटी थी, तो वो जेरूसलम के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। और 692 ईस्वी में अल अक्सा मॉस्क बनाते हैं और डोम ऑफ द रॉक। अल अक्सा मॉस्क वहां जहां पे मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग मक्का से ट्रेवल किया था मोहम्मद जी ने, और पहली बार जब जेरूसलम में उतरे तो यहाँ पर पाव रखा था, जहाँ पर अल अक्सा मॉस्क बनी हुई है, और उसके बाद डोम ऑफ द रॉक जो उससे थोड़ी सी ही दूर है, यहाँ से बेसिकली वो सीधा जन्नत चले जाते हैं अल्लाह के पास। ये वाला इशू होने के बाद अब आप समझ लीजिए कि मुस्लिम्स का कंट्रोल रहा है जेरूसलम में हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, और जूज का उससे पहले, मुस्लिम से पहले रहा था। बीच में अब आ जाते हैं टेंपल माउंट, आखिर इसका कंट्रोल किसके पास है, राइट? जूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हु एक्चुअली कंट्रोल्स दिस 35 एकड़ ऑफ द एरिया, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा और हिस्ट्री में जान लेते हैं। आज से 1000 साल पहले क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में कुछ युद्ध हुए थे जिन्हें कहा जाता है क्रूसेड वॉर्स। क्रूसेड वॉर यानी कि होली वॉर्स, धर्म युद्ध इसका नाम अगर आपको हिंदी में चाहिए तो। ये 1095 से 1271 के बीच में हुए थे। ये वॉर इसलिए किए गए थे ताकि जो होली लैंड है, होली लैंड यानी कि जो इजराइल और पैलेस्टीनियन की जो लैंड है, इसको होली लैंड भी कहा जाता है तीनों धर्मों के द्वारा। तो क्रिश्चियनिटी ने इन वॉर्स को, जो चर्च था, क्रिश्चियंस चर्च जो था, उन्होंने इस वॉर को फाइनेंस किया था ताकि इस्लाम के द्वारा जो होली लैंड कैप्चर है उनको उनसे ले लिया जा सके। अब याद रखिए कि 692 के 636 के बाद जो जेरूसलम का जो एरिया है उसको इस्लाम कंट्रोल करता है। 400 साल के बाद क्रिश्चियनिटी, 500 साल के बाद क्रिश्चियनिटी के द्वारा क्रूसेड वॉर की जाती है इसी होली लैंड को पाने के लिए, एंड क्रिश्चियंस आर एक्चुअली एबल टू कंट्रोल जेरूसलम फ्रॉम इस्लाम। लेकिन जो वो कंट्रोल है वो सिर्फ 200 साल तक रहता है, एंड फाइनली वो दोबारा से जो ये लैंड ऑफ इजराइल और जो ये रीजन ऑफ पैलेस्टीन है, इसको होली लैंड कहा जाता है। तीनों धर्मों के अकॉर्डिंग ये जमीन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पवित्र है। 1271 के बाद, ये 1275 के बाद जो ये लैंड था जेरूसलम वापस इस्लाम के पास चला जाता है। फ्रॉम हियर ऑन टू हियर ऑन ये क्रिश्चियंस के पास था। जेरूसलम क्यों इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियंस के लिए आप जान ही चुके हैं इस बारे में, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने वहां पर उपदेश दिया है, वहीं पर क्रूसिफाई किए गए थे और वहीं पर वो रिसरेक्ट हुए थे, एंड जब वो वापस आएंगे तो जेरूसलम उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। 1275 के बाद जो टेंपल माउंट है वो इस्लाम के पास वापस चला जाता है, और अब यहां से 1275 से लेके क्या करते हैं, 1187 में इस्लाम विंस जेरूसलम बैक, और जो ये हराम अल शरीफ पूरा का पूरा 35 एकड़ का जमीन है, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक वक्फ ट्रस्ट बनाते हैं। वक्फ ट्रस्ट, ठीक है, वक्फ ट्रस्ट उस दिन से लेके 1200 से लेके आज तक 800 सालों तक, 1948 तक की बात है जब इजराइल बनता है, उससे पहले तक लेकर इस्लाम के द्वारा ही इस पूरे के पूरे टेंपल माउंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता था वक्फ ट्रस्ट के द्वारा, और इसके अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम का आना अलाउड नहीं था। आप ये समझ गए होंगे बात, ठीक है। याद रखिए कि ये वो एरिया है जो कि जूस के अकॉर्डिंग यहां पर उनके पहले पवित्र मंदिर थे। बाद में फिर जब इस्लाम के इंपॉर्टेंस बढ़ी, इसमें इस्लाम ने इसको कंट्रोल में किया और यहाँ पर अल अक्सा मॉस्क और ये डोम ऑफ द रॉक बनाया 692 ईस्वी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। आप सोचेंगे इस्लाम बना 630 ईस्वी के करीब है, और 50 साल के अंदर अंदर वो अल अक्सा मॉस्क बन गई थी। हाउ ओल्ड एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट माइट बी फॉर दैट। अब उसके बाद यही एरिया है जहां पर जूस के प्राचीन टेंपल थे, और उनका यह भी मानना है कि जो थर्ड फाइनल टेंपल होगा जूस का वो भी इसी एरिया पर बनेगा। और ये जो एरिया जो कि जूस के हिसाब से होली लैंड है, 800 सालों से इस्लाम के कंट्रोल में है थ्रू दी यूज ऑफ वक्फ ट्रस्ट, और इसके अंदर नॉन मुस्लिम एंटर नहीं कर सकते। ये कहानी अब तक की आपको समझ में आ गई, बहुत ही सरल है। अब आ जाते हैं कि आखिर अब फाइनली यहाँ पे जूस किस प्रकार से आते हैं। हम ओवर सिंप्लीफाई कर पढ़ेंगे, ठीक है। 19वीं सदी के एंड में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जायोनिज्म का और अरब नेशनलिज्म का। अब आप ध्यान रखिए कि 630 ईस्वी के बाद
630 ईस्वी के बाद जेरूशलम के या जो लैंड ऑफ पैलेस्टाइन या इजराइल है, इसके ऊपर जहां पर जूज रहते थे, इसके ऊपर कंट्रोल है इस्लाम का। और फिर 500 साल के बाद क्रिश्चियनिटी क्रूसेड वॉर करती है इसको वापस कंट्रोल करने के लिए। ये जो पूरा का पूरा समय था, यहां से जो जूज थे वो माइग्रेट कर रहे थे यूरोप की तरफ माइग्रेट करते थे। बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ द जूज जो माइग्रेटेड टू द जर्मनी एंड अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। 19वीं सदी के एंड में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जायोनिज्म, जो कि ये कहती है कि जो जूज हैं उनको वापस अपने घर में जाकर अपनी जो उनकी पुरानी एंसेस्ट्रल जमीन है जो कि भगवान ने उनको दी हुई है, वहीं पर जाकर बसना चाहिए। जायोनिज्म का मतलब है इजराइल के लिए एक मूवमेंट कि जूज का एक नेशन होना चाहिए, एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट होती है, ये स्टार्ट होती है। साथ ही साथ उन वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जर्मनी में जब एडोल्फ हिटलर का राइज होता है, तो वो जो माइग्रेंट जूज थे जो कि पिछले कई सदियों से 600, 700, 800 सालों से यूरोप में माइग्रेट कर रहे थे, उनको ब्लेम कर देता है जर्मनी की हार के लिए और अपने नाजिज्म वाले रिजीम के अंदर एक रेस थ्योरी, सुप्रीम रेस थ्योरी के तहत जूज को परसिक्यूट किया जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जायोनिज्म फुल फ्लेजेड जोर पकड़ लेता है कि जूज के लिए वापस अपना एक जो सेपरेट नेशन है वो बनाना चाहिए, ठीक है, जो कि इजराइल होगा। हॉलोकास्ट, जिसके अंदर जो कि आज तक का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन वॉर क्राइम था, जिसके अंदर 6 मिलियन से भी अधिक जो जूज थे यूरोप के, उनको परसिक्यूट कर उनको कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये माइग्रेशन वापस स्टार्ट होती है। नाउ फ्रॉम हियर ऑन जो माइग्रेट पिछले 1000 सालों से जो माइग्रेशन हो रही थी जूज की, क्योंकि अब इस समय जो लैंड ऑफ इजराइल और पैलेस्टीनियन है उसको इन जनरल इस्लाम कंट्रोल कर रहा है, राइट? क्योंकि पैलेस्टीनियन कौन है? अरब्स है। अरब्स कौन है? मुस्लिम्स है। उनकी तरफ ही वो यहीं पर कंट्रोल कर रहे हैं। वहां पर जूज रह रहे थे, बट देन अगेन माइग्रेशन वाज आल्सो टेकिंग टू द यूरोप एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक मूवमेंट भी स्टार्ट हुई है जायोनिज्म की, कि जायोनिज्म यानी कि वापस इजराइल एक नेशन स्टेट बनना चाहिए जो कि जूज का नेशन होगा। ये वाली बात हुई। इसके साथ साथ एक पैरेलल और मूवमेंट है अरब नेशनलिज्म की। अब अरब नेशनलिज्म की, अब इस मैप को अगर हम देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। एक अरब नेशनलिज्म भी एक ऐसी ही मूवमेंट थी जो कि इन सारे के सारे देशों को यूनाइट करके एक सिंगल नेशन में बदलना चाहती थी, बनाना चाहती थी। अरब नेशन जो था इन सब की एक एथनोसेंट्रिक आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और इसके साथ साथ एक जायोनिज्म जो कि एक जूज का नेशन बनाना चाहती थी, ये वाली बात थी। ये दोनों की जो दोनों चीजें हैं फाइनली क्लैश कर जाती हैं 1948 में। बहुत डिटेल इंटीग्रेशन में है इसमें यूनाइटेड किंगडम का और लीग ऑफ नेशंस का वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफी सारा पार्ट है, लेकिन अभी के लिए ओवर सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कि 1922 से लेके 1948 तक जो आज प्रेजेंट डे पैलेस्टाइन और इजराइल की लैंड है उसको यूनाइटेड किंगडम एडमिनिस्टर करता था अंडर द मैंडेट सिस्टम के तहत, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम करता था। लेकिन डिटेल में ना जाते हुए ये बात ध्यान रखिए कि 1948 में, अब यहाँ पर 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है और 1944 में हमारा यूनाइटेड नेशंस भी बन चुका है। तो यूनाइटेड नेशंस एक नया प्लान करता है, उसके बारे में बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इजराइल के बारे में। इजराइल को जो जूज हैं अपनी एंसेस्ट्रल लैंड मानते हैं। किस बेसिस पर? इनके धर्म ग्रंथ में, एक धर्म ग्रंथ का नाम है इनके जिसको कहा जाता है बुक ऑफ जेनेसिस। उस बुक ऑफ जेनेसिस में ये लिखा गया है जो जूज के एक पैगंबर थे अब्राहम, उनके और गॉड के बीच में कोवेनेंट हुआ था, एक करार हुआ था कि जो इजराइल की लैंड है वो जूज की होगी। जूज कौन है ये बात ध्यान रखिए। देखिए अब्राहम जो पैगंबर है उनके एक बेटे थे आइजैक के एक बेटे थे जैकब, और जैकब जिनको इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। इन इजराइल के 12 बेटे हुए हैं जिनको ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहा जाता है। ऑल द जूज अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑल द जूज हैव कम फ्रॉम दिस। ये जैकब जो इजराइल जो ये ग्रैंडसन ऑफ अब्राहम है उनसे ही वो सारे के सारे जूज आए हैं, उन 12 ट्राइब से। अब्राहम के बीच में और भगवान के बीच में, गॉड के बीच में एक कोवेनेंट है, एक करार है कि जो ये भूमि होली लैंड जिसे लैंड ऑफ पैलेस्टाइन और लैंड ऑफ इजराइल आज प्रेजेंट डे में जानते हैं, ये बेसिकली जूज की है। ये वाली बात आप समझ गए अच्छी तरह से इजराइल की तरफ से, ठीक है। अब ये जो लैंड है पैलेस्टाइन की, इजराइल की, अब ये देखिए 1947 के समय में भारत आजाद हो रहा था, उस समय यहां पर ये था।
क्योंकि उस समय तो इजराइल का कोई नेशन था ही नहीं, तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो अरब कंट्रीज के उसमें था। अरब कंट्रीज के उसमें काफी कंट्रोल काफी लंबे समय से है। पूरा का पूरा इस एरिया में, इसके बीच में कई सारे ऑटोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, बेबोलिन, यानी बहुत पिछले 2-3 हजार सालों में कई एम्पायर्स के द्वारा कंट्रोल किया गया है, कई बार बदले गए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ आइडेंटिटीज जो कि यहाँ पर वास करती हैं। 1947 में अब ये जितना एरिया है 1947 में इसको मैंडेट सिस्टम के तहत यूनाइटेड किंगडम कंट्रोल करता है, ठीक है। परंतु 1945 के बाद बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है तो यूनाइटेड नेशंस के तहत एक प्लान दिया जाता है, पार्टीशन प्लान। ब्रिटेन जहां जा रहा था वहां पर कई प्रकार के पार्टीशन ही किए जा रहा था। पार्टीशन प्लान में यह बात हुई, जायनिज्म मूवमेंट पूरी तरह जल चुकी है, कि 2 भागों में बांट दिया जाए इस लैंड को, इजराइल की जो ये व्हाइट कलर की होगी और ग्रीन जो कि ये पैलेस्टीनियन यानी अरब्स की होगी। इजराइल के जो जूस थे उन्होंने इस प्लान को मान लिया, ठीक है, दे आस्क कि ठीक है हम तैयार हैं इस चीज के लिए। परंतु अरब और पैलेस्टीनियन ये इस बात से इनकार कर गए कि हमें ये मंजूर नहीं है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट, ये जो जेरूसलम है इसको दे दिया जाएगा इंटरनेशनल कंट्रोल में, ठीक है। ये बात किसी को, इसमें जब अरब और जो पैलेस्टीनियन है वो इस बात से तैयार नहीं हुए तो वो माने नहीं इस बात के लिए। मैंडेट सिस्टम खत्म होने से एग्जैक्ट 1 दिन पहले इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, ठीक है। इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो एंशिएंट नेम इस जगह का लैंड ऑफ इजराइल था। लैंड ऑफ इजराइल मतलब कि जो पैगंबर अब्राहम के पोते हैं इजराइल, उनकी जमीन और फिर उनके ट्राइब जो भी उनके बच्चे हैं उन सब की जमीन, लैंड ऑफ इजराइल। इजराइल 1948 में जेरूसलम इजराइल 1948 में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है 1 दिन पहले, मैंडेट से 1 दिन पहले मैंडेट खत्म होने वाला था। इस बात पर कोई भी अरब नेशन, जितने भी चारों तरफ अरब नेशंस थे, कोई भी इस बात से खुश नहीं है, ना ही पैलेस्टीनियन खुश है, और इजराइल के ऊपर वॉर छेड़ देते हैं। इजराइल पैलेस्टीन की पहली वॉर, वहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है और वो पिछले 70-80 सालों से चल रहा है। उस दिन लड़ाई हो रहा स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो जेरूसलम है इजराइल की, आप यहां पर आप धरती देखिए 1949-1969 के अंदर जब वो इजराइल अरब वार पूरी खत्म होती है तो ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो होता है इजराइल के कंट्रोल में। मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर जहां पर जेरूसलम है, बाकी जो हरा हुआ बचा हुआ वो रह गया पैलेस्टीनियन यानी अरब्स के कंट्रोल में। ये जो जेरूसलम है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। वेस्ट जेरूसलम को इजराइल कंट्रोल करता है और ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन जो दूसरा देश है, नेबरिंग देश है, वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब देखिए कहां पर बात आगे बढ़ती है। जेरूसलम पर अगर पूरा का पूरा कंट्रोल इजराइल का हो जाता और वो पूरे के पूरे टेंपल माउंट को कंट्रोल कर लेते तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि अब वो दोनों धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जूस के लिए भी है, मुस्लिम्स के लिए। अगर वो उस समय जेरूसलम पे पूरा कंट्रोल कर लेता तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक मेजर ब्लड बात हो जाता। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न जेरूसलम को कंट्रोल किया और ईस्टर्न जेरूसलम जहां पर टेंपल माउंट है, जहां पर बेसिकली ये 35 एकड़ की जमीन है, ये बेसिकली जॉर्डन के कंट्रोल में रही। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये उस समय इस प्रकार से एरिया था 1919 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसको ब्रिटेन मैंडेट सिस्टम के अंदर कंट्रोल करता था। देन इट एक्चुअली स्टार्टेड चेंजिंग स्लोली। अच्छा, पार्टीशन रेजोल्यूशन किया गया यूनाइटेड नेशंस के बाद, इजराइल ने मान लिया, अरब और पैलेस्टीनियन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इनके प्लान में ये था इसी पार्टीशन रेजोल्यूशन में कि जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल पर दे दिया जाएगा। नेवरदलेस 1948 में जब इजराइल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, मैंडेट सिस्टम के खत्म होने से 1 दिन पहले अरब इजराइल वॉर होती है। जेरूसलम 2 भागों में बढ़ जाता है, वेस्टर्न इजराइल के पास, ईस्टर्न जेरूसलम ने क्या नाम है जॉर्डन के पास। लेकिन अब यहां पर एक और बात देखिए, हम यहां पर बात करते हैं 1967 की। 1967 में सारे के सारे अरब नेशन मिलकर सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन और भी बाकी अरब नेशंस के सपोर्ट से इजराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं और 6 दिन का 6 डेज का वॉर होता है, 6 दिन का युद्ध होता है, जो कि इजराइल कैटेगोरिकली फिर से जीत जाता है। इस युद्ध में क्या होता है कि वो ईस्ट जेरूसलम जो कि अभी तक जॉर्डन के कंट्रोल में था, इसको वापस अपने कंट्रोल में ले लेता है। 1967 की लड़ाई के बाद इजराइल टेक्स कंट्रोल ऑफ द टेंपल माउंट 2, पर इस बात का ध्यान रखता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बदलता है। एडमिनिस्ट्रेशन वो अभी भी जॉर्डन के पास ही रहता है, जो कि वो वक्फ ट्रस्ट जो कि 1200 सदी में जो वक्फ ट्रस्ट बना था, वही वक्फ ट्रस्ट इस टेंपल माउंट को एडमिनिस्टर करता है। बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन थी
अरब्स ने इजराइल के ऊपर अटैक किया 1967 में। इजराइल उस वॉर को जीत गया। उस वॉर के अंदर वो कई सारी चीजें कब्जा लेता है। कौन कौन सी चीजें कब्जा लेता है? ये जो पैलेस्टाइन का एरिया था, ये पूरा का पूरा इजराइल ऑक्यूपेशन पे चला जाता है। और इसके साथ साथ जो जेरूसलम का जो पूरा का पूरा एरिया था, जेरूसलम 3 भागों में बांटा हुआ है, वेस्टर्न जेरूसलम, ईस्टर्न जेरूसलम और एक छोटा सा पार्ट है जिसको ओल्ड सिटी कहा जाता है। ये सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में आ जाता है। इजराइल इसको पूरा का पूरा ऑक्यूपेट कर लेता है। ये बात हो गई जेरूसलम की। अब आते हैं कि अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है। असली में जो प्रेजेंट मुद्दे, जो प्रेजेंट मसला है, जो लड़ाई स्टार्ट हुई है, वो ये एक रियल एस्टेट डिस्प्यूट पर, एक जिसको इजराइल कहता है कि प्राइवेट रियल एस्टेट डिस्प्यूट है। कुछ 1 दर्जन के करीब फैमिलीज हैं जिनको बेसिकली इजराइल जो है वो बेसिकली इविक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो वहां से जाना नहीं चाहती है, विच इज पैलेस्टीनियन है। ठीक है, याद रखिए। अब एक बात ध्यान रखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात आप जानिए। ईस्टर्न जेरूसलम कुछ समय के लिए जॉर्डन के पास था। कौन से समय के लिए? 1947 से 1967 के। अच्छा, 1948 में जब इजराइल बनता है तो जो इजराइल का एरिया है वहां पे बड़े सारे से पैलेस्टीनियन रहते थे। तो जब वो पैलेस्टीनियन वहां से माइग्रेट करते हैं तो उनको ईस्टर्न जेरूसलम में सेटलमेंट के लिए कुछ जगह बनाई जाती हैं जॉर्डन के द्वारा। वो सेटलमेंट्स आज का जो मेन फ्लैश पॉइंट है उसके रीजंस बने। आइए देखते हैं। ईस्ट जेरूसलम, सम पैलेस्टीनियन सेटलमेंट, जिसका नाम है शेख जर्रा। ये भी आपने नाम अभी रिसेंटली सुना होगा करंट अफेयर्स के अंदर। ठीक है, तो 1948 में इजराइल के पास सिर्फ वेस्ट जेरूसलम है, लेकिन 1967 में वो ईस्ट जेरूसलम को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। राइट नाउ ईस्ट जेरूसलम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इजराइल। 1948 से 1967 के बीच में जो ईस्ट जेरूसलम था वो कंट्रोल में था जॉर्डन के, और जॉर्डन ने वहां पर कुछ असाइलम के लिए जो पैलेस्टीनियन भाग के आ रहे थे वेस्टर्न जेरूसलम से लिए, उनके लिए घर बनाया था। ठीक है, अब 1967 से लेके इजराइल जिस जगह को कंट्रोल करता है वहां पर रह रहे हैं कुछ पैलेस्टीनियन उन घरों में, जिनमें बेसिकली उन घरों में जो कि बेसिकली असाइलम में बनाए गए थे। ये जगह की सेटलमेंट का नाम है शेख जर्रा। शेख जर्रा इस जगह का, यहां से एक्चुअली में लड़ाई स्टार्ट हुई है क्योंकि इनमें से कुछ 1 दर्जन फैमिलीज को इविक्ट कराने की कोशिश की जा रही है। पैलेस्टीनियन रह रहे हैं इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। 1948 में ईस्ट जेरूसलम गोज टू जॉर्डन। जॉर्डन कुछ सेटलमेंट कंस्ट्रक्ट करता है पैलेस्टीनियन के लिए, परंतु 1967 में ईस्ट जेरूसलम वापस इजराइल के पास आ जाता है। अब जो नेबरिंग जॉर्डन है, कस्टोडियन ऑफ द साइट, पहले हम समझते हैं जो ये पूरा का पूरा टेंपल माउंट है जिसको वक्फ कहते हैं। दिस साइट इज ओपन टू टूरिस्ट ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स बट ओनली मुस्लिम आर अलाउड टू प्रे हियर। द वेस्टर्न वॉल इज द होलीएस्ट साइट। इसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं। ये वेस्टर्न वॉल है जो कि हम देखते हैं, उस फोटो में भी हमने देखा। अंदर टूरिस्ट जा सकते हैं लेकिन प्रे सिर्फ मुस्लिम कर सकते हैं। अगर आप उस पूरे फोटो को देखें, जो 35 एकड़ का कंपाउंड है, वहां पर अल अस्का मॉस्क है ना, तो वहां पर सिर्फ जो कंपाउंड है उसमें सिर्फ मुस्लिम प्रे कर सकते हैं। जूस जो है वो या कोई और जाता तो सिर्फ टूरिस्ट की तरह जा सकता है। कुछ रिसेंटली ग्रुप ऑफ रिलीजियस एंड नेशनलिस्ट जू एस्कॉर्टेड बाय पुलिस हैव बीन विजिटिंग द कंपाउंड। अच्छा, पिछले कुछ सालों में कुछ नेशनलिस्ट जो कि एक्सट्रीमिस्ट जूस हैं वो जाते हैं अल अक्सा कंपाउंड में पुलिस के साथ, इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, एंड कोशिश करते हैं कुछ प्रेयर्स कंडक्ट करने की बात। ठीक है, जो कि 1967 में जब इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम को कंट्रोल किया था तो उस समय भी ये बात रखी थी उन्होंने कि जॉर्डन ही अभी भी वक्फ ट्रस्ट के द्वारा इसको एडमिनिस्टर करेगा और मुस्लिम्स को वहां पर, नॉन मुस्लिम्स को अंदर जाने की एंट्री नहीं थी, यानी सिर्फ पैलेस्टीनियन ही वहां पर जा सकते थे अल अक्सा मॉस्क वाले कंपाउंड के अंदर। ये जूस अटेम्प्टेड प्रेयर्स बाय जू एज ए प्रोवोकेशन। अब पैलेस्टीनियन जब देखते हैं कि ऐसी हरकतें चल रही है तो उनको लगता है कि ये गलत बात है। अब इस मैप से थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ये ब्लू वाला जो हिस्सा है ये है वेस्टर्न जेरूसलम, जो कि 1948 में इजराइल ने अपने आप ऑक्यूपाई कर लिया था। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये है ईस्टर्न जेरूसलम, जो कि 1967 के बाद आ गया था। ठीक है, 1967 के बाद इजराइल के पास आ गया था। एंड दिस इज द ओल्ड सिटी जहां पर हमारा टेंपल माउंट लोकेटेड है। ठीक है, The fate of East Jerusalem has been one of the thorniest issue in the peace process, which ground to a halt more than a decade ago. अब ये जो ईस्ट जेरूसलम है, क्योंकि 1948 से 1967 के बीच में जॉर्डन के पास था, इसीलिए वहां पर काफी सारी सी पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स है। अब इजराइल के पास है और अब इजराइल इसको देने के लिए तैयार नहीं है पैलेस्टीनियंस के लिए। इजराइल चाहता है कि पूरा का पूरा जेरूसलम एक यूनाइटेड जेरूसलम इजराइल की कैपिटल हो, और पैलेस्टीनियन चाहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम आने वाले पैलेस्टीनियन नेशन की कैपिटल हो। पैलेस्टीनियन सेटलर्स जो थे इन जूइश ओन्ड प्रॉपर्टी, ये जो पैलेस्टीनियन सेटलर्स 1948 से 1967 तक
जॉर्डन ने जहां जहां घर बनाए, उस घरों की जो जमीन थी वो 1967 के बाद जूइश ने वापस क्लेम कर ली। एक केस चला, बात ये हो गई कि जो ये पैलेस्टीनियन सेटलर्स थे, मुस्लिम सेटलर्स थे उस जमीन के ऊपर शेख जर्राह में, उन्होंने मान लिया कि जमीन आपकी है, जूज की जमीन है, लेकिन हमें यहां पर टेनेंट की तरह रहने दीजिए। मान लिया ये वाली बात। लेकिन 10-20 साल के बाद ये बात पे एहसास हुआ कि उनके साथ चीटिंग हुई है। 1982 की जो सेटलमेंट है वो गलत है। उन्होंने उनको, क्योंकि वो टेनेंट थे, तो जूइश उनको इविक्ट करने लगे, वो 6 पैलेस्टीनियन फैमिलीज को। तो उन्होंने कोर्ट में दायर कर दिया। कोर्ट में बेसिकली वापस इस बात का केस हुआ, और जो कोर्ट थी, इजराइल की कोर्ट थी, तो उन्होंने जूज के फेवर में जजमेंट दे दी। यही जो जजमेंट है, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, और इसकी जो फाइनल जजमेंट थी वो 10 मई को आनी थी, जिस दिन क्लैशेस स्टार्ट हुए। याद रखिए, पैलेस्टीन कह रहे हैं कि जूज कोशिश कर रहे हैं जितने भी ईस्ट जेरूसलम में पैलेस्टीनियंस हैं उनको इविक्ट करने की इलीगली, एंड इट इज काइंड ऑफ अ रेस जीनोसाइड। धीरे धीरे ईस्ट जेरूसलम के अंदर जूज इलीगल कंस्ट्रक्शन करके वहां से जितने भी पैलेस्टीनियन रह रहे हैं उन सबको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हेंस दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इट। 2 मुद्दे समझ गए कि जेरूसलम कैसे 3 रिलीजन्स के लिए रिलीजियस साइट है और यहां पर जूज और मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अब हम एक रियल एस्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, रियल एस्टेट डिस्प्यूट है, वो हम समझें। 1948 से 1967 तक कुछ पैलेस्टीनियन फैमिलीज, रिफ्यूजीज ईस्ट जेरूसलम में रहने लगे, ठीक है। 1967 के बाद इजराइल ने इस जगह को कैप्चर कर लिया, शेख जर्राह को, और यहां पर जो पैलेस्टीनियन रहते थे उनको इविक्ट करने की बात की गई। अभी इन्हीं इविक्शन के बेसिस पर, क्योंकि जो इजराइल की जो कोर्ट है उन्होंने ये मान लिया कि जो जमीन है वो एक्चुअली में एंसेस्ट्रल जमीन है जूज की, तो इन पैलेस्टीनियंस को इविक्ट करो, और पैलेस्टीनियन अब वहां से इविक्ट नहीं होना चाहते हैं। इसी के बीच में ये जो मुद्दा है बेसिकली आग में घी डालने का काम कर रहा है। नाउ हाउ फाइनली जो प्रेजेंट एक्चुअली में माचिस बारूद में कैसे लगी है, वो लगी है मई 2021 में। 10 मई को मनाया जाता है जेरूसलम डे। कौन सा डे? जेरूसलम। वो 1967 का वो वाला दिन जब इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम कंट्रोल किया था, ठीक है। तो उसको अभी सेलिब्रेट करते हैं रैली वैली निकाल के जेरूसलम डेज के नाम पर, और पूरे उसमें जितना भी ईस्ट जेरूसलम एरिया है जहां पे बड़े सारे से फिलिस्तीनी सेटलमेंट्स हैं, उनके बीच में वहां पर वो रैलीज निकाली जाती है एज ए सेलिब्रेशन। अब जेरूसलम डे पर ये जो केस आ रहा था रियल एस्टेट का, उसमें इविक्शन का जो मुद्दा आ रहा था, तो ये गर्मी थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी, ठीक है। 10 मई को एक्चुअली में फिलिस्तीन के जो सपोर्टर्स हैं अल अक्सा मॉस्क के अंदर बड़ी संख्या में जमा हो गए, इस आशंका से कि जूज आज कोशिश करेंगे यहां पर अंदर कंपाउंड में एंट्री करके पूजा करने की, जो कि उनको अलाउड नहीं है। इजराइल फोर्सेस एंटर इनटू दैट कंपाउंड। बेसिकली दोनों एक दूसरे पर क्लेम कर रहे हैं। फोर्सेस, इजराइल फोर्सेस कहते हैं कि अंदर से पथराव हुआ अल मस्का मॉस्क से पहले, और जो फिलिस्तीनी हैं जो अल अक्सा मॉस्क के अंदर थे वो कहते हैं कि इजरायली फोर्सेस ने पहले अटैक, रबड़ बुलेट्स फेंकना स्टार्ट किया। दोनों के बीच में क्लैशेस हुए, कई सारे लोग इंजर्ड हुए हैं और कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन अब आप सोचिए, अल अक्सा मॉस्क एक मुस्लिम की मॉस्क है, उसके अंदर इजरायली यानी कि जो जूइश फोर्सेस है वो एंटर करती है और बेसिकली फायरिंग या उसको खाली कराने की कोशिश करती है। This has led to the present violence. Basically, जेरूसलम डे हुआ इन पास्ट ईयर्स, बेसिकली होते रहते थे, मुस्लिम क्वार्टर्स में भी वो सेलिब्रेट करते थे, जो कि काफी प्रोवोकेटिव था। प्रेजेंटली जैसे ही ये किया गया तो फिलिस्तीन की एक पॉलिटिकल ग्रुप है हमास, अल अक्सा मॉस्क के अंदर जूइश सिक्योरिटी फोर्सेस घुस गई। तो जो फिलिस्तीन की जो पॉलिटिकल फोर्स है हमास, उसने बेसिकली रॉकेट्स दागने स्टार्ट कर दिए इजराइल के ऊपर, क्योंकि उनको ये एक मेजर सिन लगा, दिस वाज अ मेजर प्रोवोकेशन कि जूइश फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के अंदर कैसे चली गई। और वो क्लेम कर रहे हैं कि अब जूइश फोर्सेस ने अल अक्सा मॉस्क जो है वो खाली करा दी है और मॉस्क की सारी चाबी भी खुद ही रख ली। इजराइल हैज इविक्टेड द अल अक्सा मॉस्क। हमास एक पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि फिलिस्टाइन जो है वो 2 टेरिटरीज में लोकेटेड है, एक तो गाजा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप को जो पॉलिटिकल ग्रुप कंट्रोल करता है वो हमास है। इजराइल हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है,
तो वो उससे बात करने की कोशिश ही नहीं करता है। वेस्ट बैंक को कंट्रोल करता है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इजराइल कहता है कि हम पैलेस्टीन के साथ तब बात करेंगे जब गाजा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल नहीं होगा, बिकॉज हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। इट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। हमास ने रॉकेट दागने स्टार्ट किए, कई डेकेड में पहली बार उन्होंने जेरूसलम के ऊपर भी रॉकेट दाग दिए। इसके रिप्लाई में इजराइल ने बेसिकली उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, पैलेस्टीनियन जो भी एरिया है। दोनों की तरफ से काफी सारी सी इंजरीज हो रही हैं। इजराइल इज मच 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 मोर पावरफुल नेशन। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, इट इज द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन कॉन्फ्लिक्ट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इंडीड मिडल ईस्ट का ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, तो दे आर वेरी पावरफुल। तो जब वो अटैक करते हैं तो फिलिस्तीन की तरफ से ज्यादा इंजरीज होती हैं, ज्यादा मौतें होती हैं। वेरस जो इनके पास है, इनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं है, कुछ बेसिक रॉकेट्स हैं। तो जब इजराइल की भी कई जगहों पर बड़ी सारी सी जाने गई हैं, कुछ बच्चों की भी मौतें हुई हैं इनके रॉकेट स्ट्राइक की वजह से। दिस इज बेसिकली व्हाट द मिडल ईस्ट इज राइट नाउ, व्हाई दिस एरिया द इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से जल चुका है। ये पिछले 70 सालों में कई बार मेजर राइट्स की तरफ हुआ है। इजराइल ने क्या किया, अप्रैल 12 को एक ईस्ट जेरूसलम का एक गेट है, उसको बेसिकली बैरिकेड कर दिया था। ये वो गैदरिंग है जहां पर पैलेस्टीनियन रमजान के लिए आते हैं, प्रोटेस्ट हो गए। इजराइल ने इसके लिए अल अक्सा मॉस्क में बेसिकली लिमिट कर दिया कि वहां पे 10,000 से भी ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी वहां पर 10 मई को उस रियल एस्टेट के इशू की वजह से एंड ड्यू टू दिस एप्रीहेंशन कि जूज माइट एंटर द कंपाउंड ऑन द जेरूसलम डे एंड कैन कंडक्ट, कुछ वहां पर वर्शिपिंग कर सकते हैं, उस चीज के लिए पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स अल अक्सा मॉस्क में उस दिन सुबह सुबह बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए एंड इट स्टार्टेड ए क्लैश बिटवीन द पैलेस्टीनियंस एंड द इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस। क्योंकि अल अक्सा मॉस्क के अंदर इजरायली घुस गए थे, तो इसीलिए फिलिस्तीन्स जो हैं, जो हमास है, उन्होंने बेसिकली रॉकेट दागना स्टार्ट कर दिया इजराइल ने। एंड नाउ इजराइल हैव रिटेलिएटेड अगेन, ये कह के कि अब तो अंत तक वॉर होगी। Recent clashes began at the start of the Ramadan when पहले इजरायली पुलिस ने पिछले 1 महीने से चल रहा था, they later removed the barriers, परंतु नहीं। तो जो ये शेख जर्राह की जो ये नेबरहुड था, this has become a major flashpoint। अब बात इजराइल कहते हैं कि एक प्राइवेट रियल एस्टेट डिस्प्यूट है, परंतु जो ये 1 दर्जन फैमिलीज हैं, इनका जो इशू है बेसिकली इस समय ग्लोबल वो देख चुका है। आई एम होपिंग now when you will read, I have given a structure about the Israel and the Palestinian conflict. I'm hoping कि whenever you read the current affairs now, you will better understand कि basically exactly हो क्या रहा है। बहुत सरलता से, सिंपल से दोबारा से बताऊँ तो मुस्लिम और जूस के बीच में लड़ाई है। जेरूसलम के कंट्रोल के ऊपर, जेरूसलम में एक होली प्लेस है, जिसे कहा जाता है, जो कि जूस के सबसे पुराने पवित्र मंदिरों को माना जाता है, और जहाँ पर अल अक्सा मॉस्क है, इस्लाम के 3rd साइट में, उसके कंट्रोल का इशू है मेजर वाला। पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म का इशू है कि उनका देश कहाँ बनेगा, उनका राज्य कहाँ बनेगा, उनकी क्या नाम है। और उस पूरे के पूरे एरिया के बीच में एक शेख जर्राह नाम का एक रियल एस्टेट का एरिया है, जहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, लेकिन वो ज़मीन क्लेम की जाती है कि वो जो घर जिनके ऊपर बनी हुई है वो जूस की ज़मीन है। सो वो जूस को खाली कराना चाहते हैं पैलेस्टीनियन को। पैलेस्टीनियन इस बात को इस तरीके से ले रहे हैं कि ये इलीगल है, और दिस इज काइंड ऑफ अ फाइट ऑफ द आइडेंटिटी। आप धीरे धीरे कोशिश करके आप इलीगल करना चाहते हैं। और क्योंकि अल अक्सा मॉस्क के अंदर, एक मुस्लिम मॉस्क के अंदर, मस्जिद के अंदर इजराइल को एंटर किया, इस बात को जो फिलिस्तीन का जो ग्रुप है हमास स्टार्ट कर दिया। दिस इज द क्रक्स ऑफ द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको समझ आया हो और अगर आपको लाइक आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, सो दैट आई कैन मेक